प्यारे बच्चों, हमने स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखित नेताजी का चश्मा पाठ पढ़ा। अब आते हैं इनके प्रश्नोत्तरों पर। पहला प्रश्न पेज नंबर 64 पर ध्यान दीजिएगा। सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? इसका आंसर होगा, जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा है, कि चश्मे वाला कभी सेनानी नहीं था, परंतु वह एक देशभक्त नागरिक था। उसके हृदय में देश के वीर जवानों के प्रति सम्मान था, महापुरुषों के प्रति सम्मान था, और अपने इसी सम्मान को व्यक्त करने के लिए वह अपनी ओर से एक चश्मा नेताजी की मूर्ति पर अवश्य लगा देता था। उसकी इसी भावना को देखकर लोग उसे कैप्टन कहते थे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2। हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा है, हालदार साहब इसलिए मायूस हो गए थे कि कैप्टन की मृत्यु हो चुकी थी और उसके समान अब देश प्रेमी उस कस्बे में कोई बचा नहीं था। नेताजी जैसे देशभक्त के लिए उसके मन में सम्मान की भावना थी, और उसकी मृत्यु हो जाने के बाद हालदार साहब को ऐसा लगा कि अब समाज में किसी के मन में भी नेताजी या देशभक्तों के प्रति सम्मान की भावना नहीं है। इसीलिए हालदार साहब मायूस हो गए थे। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? तो इसका उत्तर होगा, मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा इस बात का प्रतीक है कि आज भी देश की आने वाली पीढ़ी के मन में देशभक्तों के लिए सम्मान की भावना है। भले ही उनके पास साधन न हो, फिर भी सच्चे हृदय से बना वह सरकंडे का चश्मा भी भावनात्मक दृष्टि से मूल्यवान है। अतः उम्मीद है कि बच्चे गरीबी और साधनों के बिना भी देश के लिए कार्य करते रहेंगे। कहने का अर्थ ये है कि अगली पीढ़ी के मन में देश प्रेम की भावना जागृत है। भले ही संसाधन कम ही क्यों ना हो, उन कम संसाधनों में भी वह देशभक्ति अपनी दर्शा सकते हैं। ठीक है। प्रश्न ग, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? कितनी सी बात पर? सबसे पहले वह बात समझे कि किस बात की जा रही है। बात की जा रही है जब उन्होंने मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा देखा था। तो इसका उत्तर होगा, उचित साधन न होते हुए भी किसी बच्चे ने अपनी क्षमता के अनुसार नेताजी को सरकंडे का चश्मा पहनाया। यह बात उनके मन में आशा जगाती है कि आज भी देश में देशभक्ति जीवित है। भले ही बड़े लोगों के मन में देशभक्ति का अभाव हो, परंतु वही देशभक्ति सरकंडे के चश्मे के माध्यम से एक बच्चे के मन में देखकर हालदार साहब भावुक हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। आशय स्पष्ट करना है। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। उत्तर होगा इसका, देशभक्तों ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपना सर्वस्व देश के प्रति समर्पित कर दिया था। आज हम स्वतंत्र देश में आज़ादी की सांस ले रहे हैं, यह उन्हीं के कारण संभव हो पाया है। उन्हीं के कारण देश को आज़ादी मिली है। परंतु यदि किसी के मन में ऐसे देशभक्तों के प्रति सम्मान की भावना नहीं है, वे लोग उसकी देशभक्ति पर हंसते हैं, तो यह बड़े ही दुख की बात है। ऐसे लोग सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, वे केवल स्वार्थी होते हैं। लेखक ऐसे लोगों पर अपना क्रोध व्यक्त कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। रेखा चित्र का मतलब क्या हुआ? पान वाले की विशेषताएं बतानी है। तो पान वाले की विशेषताएं, वैसे जब मैंने पाठ पढ़ाया था तो वो पैराग्राफ मार्क कराया था। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। पान वाला पूरी की पूरी पान की दुकान है। सड़क के चौराहे के किनारे उसकी पान की दुकान है। पान वाले को पूरी की पूरी पान की दुकान क्यों कहा गया? क्योंकि हर समय उसके मुंह में पान भरा ही रहता था। वो स्वयं एक पान की दुकान बन गया था।
इसलिए लेखक ने ऐसा कहा है। पान वाला पूरी की पूरी पान की दुकान है। सड़क के चौराहे के किनारे उसकी पान की दुकान थी। वह काला और मोटा व्यक्ति था जिसके सिर पर गिने चुने बाल थे। वह एक तरफ ग्राहक के लिए पान बना रहा है, वहीं दूसरी ओर उसका मुंह पान से भरा है। पान के कारण उसके होंठ लाल, कहीं कहीं काले पड़ गए हैं। स्वभाव से वह खुशमिजाज है और बातें बनाने में माहिर है। ठीक है, तो कुछ अपनी भाषा का भी आप लोग प्रयोग कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं उसके चरित्र को और अच्छा बनाने के लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जिस तरह का चरित्र इसमें दिया गया है उसमें एक ही दो बातें आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। देखिए, ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप इस प्रश्न का उत्तर क्या लिखते हैं। फिर भी एक जो सामान्य उत्तर इसका होना चाहिए वह मैं आपको बताती हूँ। पान वाले ने कैप्टन को लंगड़ा और पागल कहा है, जो कि अति गैर जिम्मेदाराना और दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य है। कैप्टन में एक सच्चे देशभक्त के वे सभी गुण उपस्थित थे जो कि पान वाले में या समाज के किसी अन्य वर्ग में नहीं है। भले ही वह लंगड़ा है, पर उसमें इतनी शक्ति है कि वह कभी भी नेताजी को बगैर चश्मे के नहीं रहने देता। अतः कैप्टन पान वाले से अधिक सक्रिय, विवेकशील और देशभक्त है। साथ ही साथ हम यह भी लिखेंगे कि पान वाले के द्वारा कैप्टन के प्रति की गई यह टिप्पणी पूर्णतः अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न भी आपको अपने फेयर रजिस्टर में लिखने होंगे। ये भी हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। प्रश्न 6 है कि निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं। पहला प्रश्न इसके अंतर्गत है, हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। इस वाक्य से हालदार साहब की किस विशेषता की ओर संकेत किया जा रहा है? तो इसका उत्तर होगा कि यहाँ हमें हालदार साहब की इन विशेषताओं का पता चलता है। नंबर 1 कि वे नेताजी के रोज़ बदलते चश्मे को देखने के लिए उत्सुक रहते थे। नंबर 2, नेताजी को पहनाए गए चश्मे के माध्यम से वे कैप्टन की देशभक्ति देखकर खुश होते थे, क्योंकि वे स्वयं देशभक्त थे। कैप्टन के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी। ठीक है, इसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट इसमें दिया गया है, पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। अब यहाँ पर हमें विशेषता बतानी है पान वाले की। तो विशेषता पान वाले की इस प्रकार हम लिखेंगे कि पान वाला भावुक और संवेदनशील व्यक्ति था। कैप्टन की मृत्यु हो जाने पर वह दुखी था। कैप्टन के प्रति उसके मन में स्नेह था, भले ही कैप्टन के जीते जी उसने उसका मजाक उड़ाया हो। कहीं ना कहीं वह भी कैप्टन की देशभक्ति पर मुग्ध था। कैप्टन याद आने पर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे और उसने उदास स्वर में हालदार साहब को उसकी मृत्यु की सूचना दी थी। नेक्स्ट है, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। अब यहाँ पर हमें कैप्टन की विशेषताएं बतानी हैं। तो जैसा कि आपने पाठ पढ़ने पर यह समझ ही लिया होगा कि कैप्टन एक देशभक्त था। नेताजी के मन के लिए उसके मन में सम्मान की भावना थी, इसलिए नेताजी को बगैर चश्मे के देखना उसे अच्छा नहीं लगता था। हालांकि वह बहुत सक्षम व्यक्ति नहीं था, ना ही शारीरिक दृष्टि से और ना ही आर्थिक दृष्टि से, इसलिए उसे कई बार उन चश्मों को उतारना पड़ता था जो वो नेताजी के चेहरे पर लगाया करता था, क्योंकि ग्राहक को वह चश्मा पसंद आ जाता था। इसलिए वह अपनी ओर से कोई ना कोई चश्मा तो उन आँखों पर ज़रूर लगा देता था। पुराना चश्मा लगभग क्षमा मांगते हुए उतार लेता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था, तब तक उनके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा, इसकी कल्पना कीजिए। ये देखिए, कैप्टन के प्रति हालदार साहब की क्या भावना रही होगी।
एक कौन सा चित्र उनके मानस पटल पर, उनके मनोमस्तिष्क पर अंकित रहा होगा, ये आपको कल्पना करके लिखना है। तो कैसे लिखोगे? स्वयं को हालदार साहब की जगह रखकर देखना और फिर उत्तर लिखना। जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को नहीं देखा था तब तक वह उसे फौजी की तरह मजबूत और बलशाली समझते थे। उन्होंने सोचा होगा कि वह एक फौजी की तरह अपने जीवन को अनुशासित ढंग से जीता होगा। उन्हें लगता था कि फौज में होने के कारण लोग उसे कैप्टन कहते थे, परंतु जब उन्होंने वास्तव में उस कैप्टन चश्मे वाले को देखा तो उनकी यह धारणा टूट गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो। कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? ठीक है, जैसा हमने पाठ जब पढ़ा रहे थे तब भी इस बात को डिस्कस किया था। पहला उद्देश्य क्या हो सकता है मूर्ति लगाने का? हम अपने आसपास के चौराहों पर महान व्यक्तियों की मूर्ति देखते हैं। इस प्रकार की मूर्ति लगाने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे लोगों को प्रेरणा देना, उन्हें उस महापुरुष के द्वारा किए गए कार्यों को याद दिलाना, उस महान व्यक्ति के त्याग और बलिदान को अमर रखना, उनके गुणों को याद करके समाज के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करना। ऐसे कई उद्देश्य हो सकते हैं जिनकी वजह से मूर्ति किसी न किसी चौराहे पर अवश्य लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों? देखिए, ये तो पूर्णतः आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे व्यक्ति की मूर्ति चौराहे पर लगवाना चाहते हैं और क्यों। इसका उत्तर आपको स्वयं लिखना होगा, लेकिन कारण जो है वो जस्टिफाई कारण होना चाहिए कि आप उस व्यक्ति की मूर्ति क्यों लगवाना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए? एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मूर्ति के प्रति हमारे तथा समाज के कुछ उत्तरदायित्व हैं जिन्हें हमें हर संभव प्रयास द्वारा पूरा करना ही चाहिए। कौन से उत्तरदायित्व हैं? पहला उत्तरदायित्व है, हमें मूर्ति का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये मूर्ति साधारण नहीं बल्कि किसी सम्माननीय व्यक्ति का प्रतीक है, किसी महापुरुष का प्रतीक है। और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार से मूर्ति का अपमान ना हो। हमारा यह उत्तरदायित्व होना चाहिए कि हम मूर्ति की गरिमा का ध्यान रखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कार्यों का उल्लेख कीजिए और उन पर अमल भी कीजिए। अब हमें ऐसे कार्यों का उल्लेख करना है, अमल करना तो ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन कार्यों का उल्लेख हम यहाँ कर सकते हैं। वे कार्य कौन से हो सकते हैं? चलिए डिस्कस करते हैं। हम सभी देश के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करके अपनी देशभक्ति का परिचय दे सकते हैं, जैसे प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग करना, समाज के कमज़ोर और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना, सरकार की जन कल्याण योजनाओं में सहयोग करना, समाज में हो रहे अन्याय का विरोध करना तथा देश को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए तन मन से सहयोग करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन हालांकि बोर्ड में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि स्थानीय भाषा को मानक हिंदी में किस तरह से परिवर्तित किया जाएगा। ये मैंने नेताजी का चश्मा जब पाठ पढ़ा रही थी तब इसे मानक हिंदी में परिवर्तित करके आपको बताया भी था। स्थानीय भाषा है, कोई गिराक आ गया समझो, तो इसको मानक हिंदी में कैसे बदलेंगे? अगर कोई ग्राहक आ गया और उसको चौड़े चौखट चाहिए,
तो कैप्टन किधर से लाएगा, किधर नहीं होता है, मानक हिंदी में होता है कहाँ से लाएगा, तो कैप्टन उसे कहाँ से लाएगा। तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, तो उसे मूर्ति वाला चश्मा दे दिया, पूरी तरह से स्पष्ट किया जाएगा। उधर दूसरा बिठा दिया, उधर दूसरा लगा दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम इन शब्दों को परिवर्तित कर सकते हैं। डोंट वरी, इस तरह के प्रश्न बोर्ड एग्जाम्स में अभी तक तो नहीं आए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भाई खूब क्या आइडिया है, इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होते हैं। मतलब यहाँ पर आइडिया वर्ड जैसे यूज़ किया गया, ये इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है, तो लेखक ये पूछना चाह रहे हैं कि एक भाषा में अगर दूसरी भाषा का शब्द लगा दिया जाता है तो उससे लाभ क्या होते हैं। देखो, साधारण बोलचाल की भाषाओं में कई भाषाओं का प्रभाव होता है और इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण इसलिए किया जाता है कि बहुत प्रचलित शब्द अक्सर लोगों को जल्दी समझ में आ जाते हैं। एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से उस भाषा की अभिव्यक्ति की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। ऐसे शब्दों के प्रयोग से वाक्य अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं और दूसरी भाषा के शब्दों की जानकारी भी मिलती है। भाषा का भंडार बढ़ता जाता है, भाषा का स्वरूप आकर्षक हो जाता है और भाषा में प्रवाहमयता आ जाती है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर हम हिंदी भाषा में दूसरी भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग कर रहे हैं तो ऐसा करने से भाषा में और अधिक निखार ही आएगा। हिंदी भाषा का स्वरूप बहुत विस्तृत है और यह कई भाषाओं को अपनाने की क्षमता भी रखती है। तो आजकल की जो भाषा बोली जाती है उसमें आपने स्वतः ही देखा होगा कि बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स भी यूज़ किए जाते हैं और ऐसा नहीं कि उन इंग्लिश वर्ड्स को यूज़ करने से हिंदी भाषा का स्वरूप खराब हो रहा है। हिंदी और अधिक गृहणीय बनती जा रही है, बहुत अधिक ग्राह्य बनती जा रही है, उसको लोग अधिक अपना रहे हैं, उसको लोग और अधिक समझ रहे हैं। तो मेरे अनुसार अगर दूसरी भाषा के शब्द किसी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं तो भाषा का स्वरूप और अधिक आकर्षक हो रहा है और उनमें प्रवाहमयता भी आ रही है। तो इस प्रकार नेताजी का चश्मा पाठ के प्रश्नोत्तर भी आपसे डिस्कस कर लिए हैं। अब ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको अपने फेयर रजिस्टर में आज के आज ही लिख लेने हैं और अपने नोट्स कंप्लीट करने हैं। ओके, थैंक यू।